अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं टैक्सेशन पे। किस पे? टैक्सेशन पे। इसमें आता है आपका, एक तो आएगा इनकम टैक्स और जीएसटी। तो आप बहुत ध्यान से देखें। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर ऑकर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, द टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ रेजिडेंट इज। आपको पूछा गया कि इनकम हमने रिसीव की है इंडिया में, चाहे वो इंडिया में मतलब उसका मेन ओरिजिन वो इनकम ऑकर हुई है, उसको कमाया गया है, चाहे इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में, लेकिन पैसा कहाँ पे रिसीव किया? पैसा किया रिसीव इंडिया में। अब आपको बोला गया अगर ये पैसा रिसीव किया गया इंडिया में, आप मुझे बोले अगर एक बंदा रेजिडेंट है तो उसके हक में टैक्स इंसिडेंस क्या पड़ेगा? नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। टैक्सेबल एज पर स्लेव्स, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, पार्टली एग्जेम्प्टेड, नन ऑफ द अबव। हम जानते हैं जब एक इंसान रेजिडेंट होता है, अगर इनकम, पहले ये मैं बोलूँगी, अगर हमने इनकम रिसीव की ना, जब भी हम पैसा करेंगे ना इंडिया में रिसीव, वो हर हाल में टैक्सेबल होती हैं। और वो टैक्सेबल होती हैं, आपको ये भी ख्याल रखना होता है, जब इनकम रिसीव होगी ना इंडिया में, पैसा रिसीव होगा ना इंडिया में, वो टैक्सेबल हैं, चाहे वो रेजिडेंट हैं, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हैं। तीनों के हक में एक ही केस है। अगर हमने पैसा रिसीव किया इंडिया में, चाहे वो इनकम कहाँ से भी आई हो, या इंडिया से या आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में टैक्सेबल है किसी भी हालत में। ये इंडिया पहले, मतलब हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसने पहले ही मेंशन करके रखा है, जो भी इनकम रिसीव होगी इंडिया में, चाहे वो बंदा रेजिडेंट हो, चाहे वो बंदा नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, तीनों के हक में वो यहाँ पे टैक्सेबल हैं। सो द राइट आंसर इज, अब आपको खुद ही पता चला होगा, राइट आंसर इज टैक्सेबल एज पर स्लेव्स। इसने आपको पूछा इन केस ऑफ रेजिडेंट, लेकिन अगर ये पूछता ना आपको नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, तब भी ये टैक्सेबल थी इंडिया में। आया आपको समझ में? आई मीन से फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखें, क्वेश्चन है आपको, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 37(1) is allowed under tax laws for those expenditures which are। आपको बोला गया है कि जो डिडक्शन दी जाती हैं 37(1) में, तो आप मुझे बोले उसके अंडर हम किन एक्सपेंडिचर्स की डिडक्शन लेते हैं? क्या रेवेन्यू की, कैपिटल की, रेवेन्यू एंड कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंस की। 37 तक ये सारी डिडक्शंस आ जाती हैं। हमें बोला गया है 37(1) में वो कौन सी डिडक्शन दी जाती हैं, तो वो है हमें रेवेन्यू एक्सपेंस की डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको ख्याल रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37(1) के अंडर हमें डिडक्शन मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस की। और ये डिडक्शन हम कहाँ पे लगाते हैं? प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हम नहीं निकालते, वो एक हेड होता है, सैलरी हेड। इन जो हम इनकम कैलकुलेट करते हैं ना एक बंदे की, वो कहाँ कहाँ से होती है? सैलरी हेड से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्सेज। जो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन से है ना, इसी में ये डिडक्शन मिलती हैं। आया आपको समझ में? रेवेन्यू इज द राइट आंसर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है ये। ये वाला क्वेश्चन देखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। अरेंज द स्टेप्स इन ई फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको बोला गया है कि आपको अगर इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करनी होगी, मतलब इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल होती है ना वो भरनी होगी, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है? क्या आप पहले रजिस्टर, इसको सीक्वेंस में रखना है, पहले स्टेप पे कौन आएगा, दूसरे स्टेप पे कौन आएगा, थर्ड स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे, आपको स्टेप्स को रिकॉग्नाइज करना है। रजिस्टर योर सेल्फ, वेरीफाई इनकम टैक्स रिटर्न, वी सिलेक्शन द रिक्विजिट फॉर्म, फिल फॉर्म एंड अपलोड। तो राइट, इसकी सीक्वेंस जो राइट है ना, पहले आप बोलिए अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आप पहले रजिस्टर होने चाहिए ना किसी भी पोर्टल में। अगर आप मतलब
किसी भी जगह किसी कॉलेज में पढ़ते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी भी जगह कुछ करने को पहले इंसान रजिस्टर्ड होना चाहिए। वैसे अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आपको क्या होना चाहिए, पहले आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज़ रजिस्टर्ड योरसेल्फ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट द रिक्विजिट फॉर्म। उसके बाद आपको अपना फॉर्म जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है उसे सिलेक्ट करना होता है। हुआ सेकेंड स्टेप। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको फिल फॉर्म एंड अपलोड। उसके बाद तो आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, ये तो सच है, आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, ये सिंपल सा वे है। ये थर्ड पॉइंट आएगा। उसके बाद आप जब आपने फिल भी फॉर्म किया, अपलोड भी किया, उसके बाद आपको वेरीफाई आएगा, वेरीफाई इनकम टैक्स रिटर्न। आया आपको समझ में? दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ। यानी कि हमें आया A C D B। नीचे देखते हैं A C D B कहाँ पे हैं। तो नीचे यहाँ पे हैं A C D B, पहला ही ऑप्शन है, दिस इज़ द राइट आंसर। इसको आप, इन स्टेप्स को आप बहुत ज़रूरी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द इनकम रिसीव्ड एंड accrued outside India from a business controlled or profession set up in India, the tax incidence in case of resident is। इसने फिर से रेजिडेंट का केस पूछा है। आपको बोला गया हमने इनकम रिसीव की है, क्या हुआ है, वो एक ऐसे एक्रूड, वो एक्रू हुई हैं आउटसाइड इंडिया, उस बिजनेस से जो कंट्रोल था फ्रॉम इंडिया। एक बिजनेस है, इट इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये कंट्रोल किया गया है इंडिया से, और इसी से आपने इनकम रिसीव की। बिजनेस तो बाहर है, बिजनेस खुद बाहर है, लेकिन इसका कंट्रोल कहाँ है, इसका कंट्रोल इंडिया में है, और आपने इसकी इनकम रिसीव की। तो इसका क्या केस होगा टैक्स इंसिडेंस का, इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कि आधा एग्जाम्प्ट हो जाएगा कि नहीं लगेगा, इन केस ऑफ रेजिडेंट आपको पूछा गया है। इसमें से आपको राइट आंसर ढूंढना है। तो इसमें से जो राइट आंसर है, इट इज़ टैक्सेबल, इट इज़ टैक्सेबल इन इंडिया। बोलते हैं मतलब अगर आपको किसी भी बिजनेस आउटसाइड प्लेटफॉर्म से जो कंट्रोल किया गया हो इंडिया से, वो टैक्सेबल होता है इंडिया में इन केस ऑफ रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट हो तो उससे यहाँ पे टैक्स लगेगा इस इनकम पे, और अगर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो उसे भी यहाँ पर टैक्स लगेगा इस इनकम पे। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट होगा, नॉन रेजिडेंट का केस होगा ना, तब यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। नॉन रेजिडेंट का केस होगा अगर आपने इनकम रिसीव की उस बिजनेस से जो आउटसाइड इंडिया है बट इट इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो अगर आप रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, ये यहाँ पे टैक्सेबल है इंडिया में, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, ये यहाँ पे टैक्सेबल नहीं है। अब आपको किसका केस पूछा गया है, रेजिडेंट का, तो आप खुद ही बोलिए आंसर क्या है। आंसर इज टैक्सेबल, इज टैक्सेबल इन इंडिया। रखा आपने याद? अब ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इज। अगर हम किसी की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हमें शौक है, नहीं, टैक्स अथॉरिटीज़ कैलकुलेट कर रही हैं इनकम ताकि हम टैक्स लगाएं, लेकिन वो किसकी बेसिस पे होता है, हिज सिटीजन्स इन इंडिया, हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अगर आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में जो ये इंडिया है, यहाँ पे जो ये टैक्स लगता है ना, इनकम टैक्स, ये किस बेसिस पे लगता है, ये लगता है रेजिडेंशियल स्टेटस पे, रेजिडेंशियल स्टेटस पे, ये नेशनलिटी पे नहीं लगता, ये सिटीजनशिप पे नहीं लगता, इस बेसिस पे कैलकुलेट नहीं किया गया है टैक्स। क्योंकि अगर यहाँ पे फॉरेन बंदा काम करता है ना, वो पैसा कमाता है, तो उसको भी टैक्स लगता है इंडिया में। अगर वो पैसे कमा रहा है यहाँ पे तो टैक्स कैसे नहीं देगा। अगर हम बोलते ये सिटीजनशिप बेसिस पे टैक्स लगेगा, तो क्या हम फॉरेनर्स को यहाँ पे टैक्स लगा सकते थे? वो तो यहाँ की सिटीजनशिप उनको नहीं थी, वो तो यहाँ के सिटीजन्स नहीं थे, वो तो फॉरेनर्स हैं। लेकिन इनकम टैक्स में ये पहली बात बोली गई है कि जो इंडिया में टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा इनकम पे, वो किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। कौन कितने दिन इंडिया में रहा, ये नहीं कि वो यही का है कि नहीं, उसका घर इंडिया में ही है, उसका ख़ानदान इंडिया में ही है, नहीं,
बात ये है कि वो कितने दिन इंडिया में रहा और उसी के हिसाब से फिर देखते हैं ये रेजिडेंट बनेगा, नॉन रेजिडेंट बनेगा, ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनेगा, उसी के हिसाब से टैक्स लगता है. सो द राइट आंसर इज हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया. सिटीजनशिप पे नहीं लगता. यहाँ देखें क्वेश्चन है द डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज. अगर एक डेली अलाउंस मिलेगा किसको? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलाउंस मिलेगा तो उसको क्या होगा? क्या वो टैक्सेबल है इंडिया में? क्या वो एग्जेम्प्टेड है? टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम फॉर टैक्स पर्पस, टैक्सेबल, नन ऑफ द अबव. हमें बोलना है उसको क्या होगा. राइट आंसर इज एग्जेम्प्टेड. क्योंकि अगर हम बोलेंगे ना, अगर किसी को कुछ सैलरी मिलती है, कुछ अलाउंस मिलता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होनी चाहिए. आप किसी जगह काम करेंगे कल, हैं कि नहीं? आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, वो आपका एम्प्लॉयर हो गया और आप वहाँ पे काम करेंगे, आप उसके एम्प्लॉय हो गए. यानी कि आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशन है. जो आपकी इनकम होगी, अगर आप टैक्सेबल मतलब एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा होगी आपकी इनकम, आपको ज़रूरी टैक्स पे करना है. मगर इन केस ऑफ गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट मेंबर क्या होता है? ये गवर्नमेंट होती है. हमारी पार्लियामेंट क्या है? हमारी वो तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को ही ये चलाते हैं ना. तो इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होती. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन इनको नहीं होती, इसीलिए ये टैक्सेबल नहीं होता. जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन आई नहीं, ये टैक्सेबल नहीं बनता, इनको ये एग्जेम्प्ट हो जाता है. एग्जेम्प्टेड इज द राइट आंसर. क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट, आपको बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. नीचे कुछ इनकम्स दी गई हैं, आपको बोलना है एग्जेम्प्ट कौन होगी टैक्स से. शेयर इन इनकम ऑफ HUF. HUF होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका मतलब होता है यही. इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज, कैपिटल गेन्स. अगर आप जानेंगे कैपिटल गेन्स का हमारा हेड ही बनता है, ये तो टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है. सैलरी तो पहले ही टैक्सेबल है. इनका इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल बनता है, अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल बनता है. लेकिन शेयर इन इनकम ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये एग्जेम्प्टेड रहता है. राइट आंसर इज दिस. क्योंकि जो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना, इस पे मतलब इन्होंने जैसे 1 लाख कमाया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने जो ये बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने 1 लाख कमाए, इस पे जैसे इन्होंने 10,000 का टैक्स दिया ना, बाकी क्या बचा? 90,000. ये 90,000 ये अपने मेंबर्स में तकसीम करेगी. जैसे इसके 5 मेंबर्स हैं या कितने हैं, 9 मेंबर्स, 2 हो 3 4 जितने मेंबर्स हैं उनको दिया. जैसे सबको मिले 30,000, 3 मेंबर्स थे. अब ये 30,000 है ना, क्या इस पे टैक्स लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये उस इनकम का पोर्शन है, ये उस इनकम का पोर्शन है जिस पे ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ था. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने पहले ही इस पे टैक्स दिया है, इस होल 1 लाख पे 10,000 पे किया है. उसमें से 90,000 बचे, एक बंदे को 30,000 अपना शेयर आया, उस पर टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्सेबल हुआ है, वो ऑलरेडी टैक्स पे किया है उन्होंने. अब इनका जो शेयर मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होता. राइट आंसर इज शेयर इन इनकम ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. यहाँ देखिए क्वेश्चन है टाइम लिमिट टू सेट अप द लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अगर हमें हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ, एक हेड है ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वहाँ से लॉस हुआ, उसको बोलता है इनकम टैक्स एक्ट. कोई बात नहीं है, अगर आपको लॉस हुआ, आपको अगले सालों में आप ये सेट ऑफ कर सकते हैं. हाँ, आप ये सेट ऑफ कर सकते हैं अपनी इनकम के साथ. लेकिन आप मुझे बोले कितना लिमिट है? क्या हज़ारों साल तक आप उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं? 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए. नीचे ऑप्शन हैं 2 years, 6 years, 8 years, 9 years. द राइट ऑप्शन इज 8 years. 8 साल तक आप अपना वो लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं. राइट आंसर इज 8 years. रखा आपने याद. ये वाला क्वेश्चन आप देखें, टैक्स रेट्स ऑन द बेस ऑफ स्लैब. यहाँ पे स्लैब है.
टैक्स रेट्स ऑन द बेस ऑफ स्लैब सिस्टम आर एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग एसएससीज। कौन सा एसएससी है इनमें से जिसको स्लैब बेसिस पे टैक्स देना पड़ता है? अब स्लैब क्या होता है, जैसे आपको 5% देना होगा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 3 लाख तक, फिर 10% देना होगा 5 लाख तक, फिर 20% देना होगा 10 लाख तक। मेरी कहने का मतलब है, मैं रेट्स आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आपकी 10 लाख की सैलरी है या 10 करोड़ की, आधे पोर्शन पे आपको 5% देना है, आधे पोर्शन पे आपको 10% देना, आधे पोर्शन पे आपको 30% देना है। जो ये अलग अलग रेट्स आपको देनी है ना एक ही इनकम पे, जो आपकी टोटल इनकम है उस पे अलग अलग स्लैब्स का टैक्स लगेगा, उसे बोलते हैं स्लैब सिस्टम। नीचे क्वेश्चन है द टैक्स रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब सिस्टम आर एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग एसएससीज। क्या कंपनी में स्लैब लगता है, पार्टनरशिप में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में? अगर हम देखेंगे कंपनी, इसको फ्लैट रेट लगती है, जैसे 30% होगी तो फ्लैट एक ही रेट लगती है पूरी इनकम पे। 10 करोड़ इनकम है, जो इनका स्लैब होगा, जो इनकी रेट होगी, से जो इनकी रेट होगी, 10 करोड़ इनकम है तो 10 करोड़ पे बराबर वो रेट लगेगी। 5 करोड़ इनकम है तो 5 करोड़ पे बराबर वो इनका टैक्स लगेगा, वो रेट 5। ये नहीं कि आप 1 लाख में इतना दो, 2 लाख में इतना दो, 10 करोड़ में इतना दो, ये नहीं, एक फ्लैट रेट इनको लगती है, मीन्स वन सिंगल रेट इनको लगती है। पार्टनरशिप फर्म को भी वन सिंगल रेट लगती है, दैट्स फ्लैट रेट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को भी एक फ्लैट रेट लगती है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, जैसे इंडिविजुअल्स को स्लैब्स लगते हैं ना, इस पे 5%, इस पे 10%, इस पे 15%, इस पे 20%, वैसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी लगता है। तो स्लैब सिस्टम कहाँ पे आएगा? यहाँ पे स्लैब सिस्टम आएगा, यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इज द राइट आंसर। आया आपको समझ में? यहाँ देखिए आप, अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे ना, इफ एनी एग्रीकल्चर लैंड इज सोल्ड इट इज कवर्ड अंडर द हेड। अगर हम कोई एग्रीकल्चर, ये हायर कंसेप्ट है एक, अगर आपको आया समझ में वो वाला कंसेप्ट मैं आपको बोलूंगी। इफ एनी एग्रीकल्चर लैंड इज सोल्ड इट इज कवर्ड अंडर द हेड। अगर हम एग्रीकल्चर लैंड को सेल ऑफ कर रहे हैं ना, तो इसका क्या होगा? अगर ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल रूरल एरियाज में अगर ये एग्रीकल्चर लैंड है ना, तो ये टैक्सेबल नहीं बनता, नॉट एनी अदर हेड। अगर ये अर्बन है ना, और इतना आपको डीप नहीं है, क्योंकि आप मतलब आप हर बैकग्राउंड से बच्चा है, जेकेएसएस भी में, कोई कॉमर्स से है, कोई आर्ट्स से है, कोई साइंस से है, कोई और किसी बैकग्राउंड से है। लेकिन जो असल में टैक्सेशन के बच्चे होते हैं ना, उनको ये बैकग्राउंड की नॉलेज होती है। मतलब अगर अर्बन में आपका ये एग्रीकल्चर लैंड है ना, तो ये कैपिटल गेन्स में आएगा, आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इसने खाली बोला है एग्रीकल्चर लैंड, इसने खाली एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पे मेंशन किया है, आपको इटसेल्फ लेना है, इसने रूलर की बात की है, तो ये एग्जेम्प्टेड है, हाँ, नॉट एनी अदर हैंड, इसको टैक्स नहीं लगेगा। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है एंड एनी इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन एनी प्रीवियस ईयर इन एनी प्रीवियस ईयर इन द नेक्स्ट ईयर ही शैल बी। बोलते हैं अगर एक बंदा, एक इंडिविजुअल अगर ये रेजिडेंट बना है, रेजिडेंट बना है किसी प्रीवियस ईयर में, नेक्स्ट ईयर ये क्या होगा? क्या ये नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा, नॉन रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट होगा, एनी ऑफ द 3 होगा? ये नहीं है ज़रूरी जो इस साल रेजिडेंट बना वही अगले साल भी रेजिडेंट बनेगा, वही तीसरे साल भी रेजिडेंट बनेगा। जो इस साल रेजिडेंट है वो अगले साल नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी हो सकता है, वो अगले साल नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो राइट आंसर इज एनी ऑफ द 3, एनी ऑफ द 3 इज द राइट आंसर। आया आपको समझ में? ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इन इंडिया जीएसटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम। इंडिया में जीएसटी कब से इफेक्टिव आया, मतलब इफेक्टिव कब से बना जीएसटी? नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2017, 1 मार्च 2017। द राइट आंसर इज 1 जुलाई 2017। ये आया इन इफेक्टिव इन इंडिया, 1 जुलाई, इस डेट को याद रखना, 1 जुलाई 2017।
क्वेश्चन है जीएसटी इज अ डैश बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी किस बेसिस का टैक्स है? डिविडेंड बेसिस का, ड्यूरेशन, डेस्टिनेशन, नन ऑफ द अबव। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। द राइट आंसर इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जैसे ये है दिल्ली, ये है दिल्ली, ये है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हाँ, JNK। ये है दिल्ली, ये है JNK। दिल्ली ने क्या किया? इसने इसको माल बेचा, इसने इसको माल बेचा। तो क्या है यहाँ पे? क्या हुआ? ये विथ इन हुआ, विथ, वैसे ये भी यूनियन टेरिटरी है, ये भी यूनियन टेरिटरी है। आप ऐसे समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये अब स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। मैं आपको आसान भाषा में समझाने के लिए बोल रही हूँ। ये स्टेट है एक, ये एक स्टेट है। अब आप मुझे बोलिए दिल्ली और JNK, मैं पहले ही बोली ये स्टेट्स नहीं, यूनियन टेरिटरीज हैं। अब मैं आपको समझाने के लिए स्टेट बोल रही हूँ। अब आप मुझे बोलिए क्या ये सेम स्टेट्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली एक स्टेट है, JNK एक स्टेट है। अब दिल्ली ने JNK को से माल बेचा, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा? जो टैक्स, मतलब टैक्स किसको मिलेगा? टैक्स मिलेगा JNK गवर्नमेंट को। एक तो सेंट्रल को जाएगा और मिलेगा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये GST है ना, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इन गुड्स की डेस्टिनेशन कहाँ पे रही? दैट्स JNK। सो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है ऑन इंट्रा स्टेट विथ इन द स्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग GST इज लीविड। आपको बोला गया इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट। आप ये बहुत ध्यान से रखिए, इंट्रा स्टेट क्या होती है, इंटर स्टेट क्या होती है। हमने आपको ऐसा क्वेश्चन लाया है जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे इंट्रा स्टेट क्या होता है। इंट्रा विथ इन स्टेट, इसको यहीं पे लिख के हैं। इंट्रा होता है विथ इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल यूपी एक स्टेट है, यूपी के अंडर ही माल भी बना, यूपी में ही इन्होंने बेचा भी, यूपी के मार्केट में ही बेचा, तो सेम आया ना। ऐसे कश्मीर है, कश्मीर में ही बना, कश्मीर में ही बेचा। जम्मू है, जम्मू में ही बना, जम्मू में ही बेचा, मतलब सेम जगह पे। तो वहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग GST इज लीविड। हम कौन सा GST लगाएंगे? क्या CGST, SGST, CGST, SGST, CGST, IGST? राइट आंसर इज CGST, CGST, SGST। जब सेम स्टेट्स होती है ना, सेम यूनियन टेरिटरीज होती है ना, जहाँ पे सेम लगेगा ना, वहाँ पे आप दो रखेंगे याद। जहाँ सेम है ना, वहाँ पे आप दो रखेंगे याद। दो GST लगते हैं, CGST, SGST। आया आपको समझ में? जहाँ पे सेम स्टेट आएगी ना, सेम, सेम की जगह आपको दो रखना है याद। दो, सेम मीन्स टू, ये आपको समझाने के लिए मैं याद करवा रही हूँ। सेम मीन्स टू, CGST लगेगा और SGST लगेगा। सो द राइट आंसर इज CGST, SGST इज द राइट आंसर। यहाँ देखें, क्वेश्चन है आपको ऑन इंटर स्टेट आउटसाइड द स्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग GST इज लीविड। अब है इंटर स्टेट, इंटर मीन्स टू, इंटर मीन्स दो, दो स्टेट्स, स्टेट A, स्टेट B। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट माल गया, हमने कुछ बेचा, कोई सप्लाई हुई एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो टैक्स GST कौन सा वाला GST लगेगा? जब दो होते हैं ना, इनको एक लगता है, इनको एक लगता है, IGST। अभी मैंने आपको उस वाले क्वेश्चन में बोला क्या था? जब सेम होगा, मीन जब एक ही स्टेट होगी तो टैक्सेस दो लगते हैं। स्टेट एक ही होगी, टैक्सेस दो लगते हैं, CGST, IGST। वहाँ पे लगता है CGST, IGST नहीं, CGST, SGST। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। C और S याद रखना, रखा याद? जब एक ही स्टेट होगी ना, दो टैक्सेस लगते हैं GST के। जब दो स्टेट्स होगी, अब जब दो स्टेट्स होगी टैक्स एक लगेगा, IGST। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं।
मैं फिर से एक बार बोलूँगी, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। जब सेम स्टेट होगी ना, एक स्टेट होगी ना, 2 टैक्स लगेंगे, CGST, SGST। जब अब 2 स्टेट्स होगी ना, 2 स्टेट्स, तो नीचे 1 आएगा, ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 2 नीचे 1 ही आएगा, IGST लगेगा। सो द राइट आंसर इज IGST इज द राइट आंसर। रखा याद, IGST इज द राइट आंसर। यहाँ देखें, इनडायरेक्ट टैक्स, पहले मैं आपको बोलूंगी GST है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। व्हाट इज GST? अगर आपको ये MCQ आएगा, व्हाट इज GST? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्या है? इनडायरेक्ट। व्हाट इज इनकम टैक्स? इनकम टैक्स है ना, वो डायरेक्ट टैक्स है। क्या है? डायरेक्ट टैक्स। रखा आपने याद। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ डैश टाइप ऑफ टैक्स। ये किस टाइप का टैक्स है? नीचे कुछ ऑप्शंस है, रेग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, टैक्स ऑन टैक्स, वैल्यू एडेड। द राइट आंसर इज रेग्रेसिव। अब इसका मतलब क्या होता है? रेग्रेसिव मतलब है आपके पास पैसा हो या ना हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप हायर क्लास फैमिली से हो, आपको टैक्स देना है। और वही जो उस अपर क्लास फैमिली वाले ने टैक्स किया पे, जितना किया उतना आपको भी करना है। अगर उसने 10 रुपये दिए, आपको भी 10 रुपये टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ बिस्किट्स लाए, कुछ भी खाने की चीज़ लाई, इसमें इंक्लूडेड होता है टैक्स, इसमें इंक्लूडेड होता है टैक्स। जैसे आपने 100 रुपीज़ का बिस्किट लाया, हाँ, तो इसमें इंक्लूडेड टैक्स था 10 रुपीज़। आप, मैं नहीं बोलती आप पुअर हैं या क्या है, मैं समझा रही हूँ। एक बच्चा है, वो बहुत पुअर फैमिली से है, लेकिन उनको घर में बिस्किट चाहिए, उसने 100 का पैकेट लाया, उसमें ऑलरेडी उसने 10 पे किए। अब एक दूसरा बच्चा है, वो बहुत हाई क्लास फैमिली का बच्चा है, उसने भी ये 100 रुपीज़ का बिस्किट लाया, इंक्लूडेड इसमें 10 रुपीज़ टैक्स थे, तो उसने भी वही 10 रुपीज़ टैक्स दिए। इसका मतलब है, चाहे आप कमाते हो या ना कमाते हो, इनडायरेक्ट टैक्स आपको देनी हो। चाहे आप हायर क्लास फैमिली से हो या लोअर क्लास फैमिली से, आपको टैक्स इनडायरेक्ट देना ही देना होता है, इसमें कुछ नहीं चलता। आपकी इनकम हो या ना हो, आपको टैक्स देना होता है। इसलिए बोलते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये रेग्रेसिव है, जिसमें थोड़ा रेगुलेटिंग इफेक्ट पड़ता है। मतलब किसी की इनकम होती भी नहीं है उतनी, वो टैक्स पे करने के लायक हो या ना हो, लेकिन उसको टैक्स पे तो करना होता है, इनडायरेक्ट। प्रोग्रेसिव टैक्स में आता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, आप मुझे बोलिए, आप इस टाइम टैक्स देते हैं अपनी इनकम पे? अभी आप पढ़ रहे हैं, आप JKSSB के लिए पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह जब जॉब मिलेगी ना, उसके बाद आपको साल के बाद कैलकुलेट होगी, आप एग्जामिशन लिमिट में आ रहे हैं या उससे ज़्यादा आपकी इनकम है, तो टैक्स लगेगा। अभी नहीं लग रहा है, मीन्स ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है ना, जितनी इनकम उतना टैक्स, जितनी इनकम उतना टैक्स, नहीं है इनकम तो नहीं है टैक्स। रखा याद, मीन्स ये अच्छा होता है, आपकी ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा टैक्स देंगे। किसी की इनकम होगी 10 लाख, वो 10 लाख के हिसाब से टैक्स पे करेगा। फॉर एग्जांपल, इसका 20,000 बना, किसी की इनकम है 5 लाख, तो वो 5 लाख पे देगा। फॉर एग्जांपल 5,000 इसका टैक्स आया, तो जितनी जिसकी इनकम वो उतना देगा। अगर किसी की इनकम कुछ नहीं है, तो नो टैक्स। मगर इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टाइप ऑफ रेग्रेसिव टैक्स, आपको हर हाल में टैक्स देना पड़ता है। यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट GST? इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में पहली कौन कंट्री थी जिसने इम्प्लीमेंट किया GST? USA, फ्रांस, चाइना, स्विट्जरलैंड। द राइट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस पहली कंट्री थी जिन्होंने GST को लॉन्च किया। क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रेटिफाई GST बिल? पहली कौन सी स्टेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का पूछा है। पहली कौन सी स्टेट है इंडिया में जिन्होंने रेटिफाई किया, किसको? GST बिल को। क्या वो बिहार है, तेलंगाना है, आसाम है, आंध्र प्रदेश है? द राइट आंसर इज आसाम। आसाम ही वो पहली कंट्री थी, से स्टेट थी इन इंडिया, जिन्होंने रेटिफाई किया GST बिल को पहले। तस्दीक इन्होंने पहले किया। रखा याद, आसाम इज द राइट आंसर हियर। आसाम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, ऑन इंट्रास्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर डेबिटेड? आपको मैंने बोला अभी पहले बोला आपको मैंने, इंट्रा क्या होता है? इंट्रा क्या होता है?
इंट्रा होता है विद इन, यानी कि सेम स्टेट्स में। बोलते हैं अगर आपने इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स किया है, कौन से अकाउंट्स आपके डेबिट होंगे? इनपुट IGST, इनपुट CGST और इनपुट HGST। तो इनपुट IGST अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट। इन आपको मैंने पहले ही बोला है, जब सेम स्टेट होगी मींस वन स्टेट सेम है ना, वन स्टेट, नीचे होंगे टू टैक्सेस। ऊपर अगर वन आया, नीचे आएगा टू। एक तो आएगा CGST और आएगा SGST। IGST मतलब क्या होता है? IGST मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैंने आपको ऐसे ट्रिक याद करवाई, अगर ऊपर एक है ना, एक स्टेट, नीचे दो टैक्सेस आएंगे। CGST दो आए ना, CGST और SGST। अब पहले देखिए IGST तो नहीं आएगा, IGST तो नहीं आएगा, IGST तो नहीं आएगा। राइट आंसर इज इनपुट CGST एंड इनपुट SGST अकाउंट आपका डेबिट होगा। देखिए आप परचेज कर रहे हैं, परचेज के टाइम पे आपके यहाँ इनपुट होगा, इन होता है कि आउट होता है? परचेज के टाइम पे इन होगा। अकाउंट्स आपके डेबिट कौन होंगे? डेबिट तो सीधे होगा, अगर एक स्टेट है वहाँ पे CGST और SGST आएगा। CGST और SGST आया, लेकिन परचेज के टाइम पे आपको इन होता है कि आउट? इन होता है, तो इनपुट आगे इसको चिपकाना है, आगे CGST SGST को चिपकाना है इनपुट। ऐसे आपको याद रहेगा, इनपुट CGST अकाउंट एंड इनपुट SGST अकाउंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से एक बार याद करवा रही हूँ आपको, अगर ऊपर एक आए ना, नीचे दो टैक्सेस हैं। अगर ऊपर दो स्टेट्स हैं ना, दो स्टेट्स हैं ना, तो नीचे एक टैक्स लगता है, IGST। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B। क्वेश्चन है ऑन इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड। इंटर क्या होता है? इंटर होता है डिफरेंट, जब डिफरेंट स्टेट्स में होगा, टू स्टेट्स इन्वॉल्व होगी। अगर अब इंटर है मीन्स डिफरेंट, मीन्स टू स्टेट्स हैं ऊपर, टू स्टेट्स हैं ऊपर, नीचे क्या आएगा? अगर ऊपर टू है, नीचे क्या आएगा? एक टैक्स लगेगा, एक टैक्स। वो कौन लगेगा? IGST। मैंने आपको याद करवाया, अगर ऊपर टू स्टेट्स है, नीचे वन आएगा। अगर ऊपर वन स्टेट है, नीचे टू आएगा। यहाँ पे ऊपर टू है, नीचे वन आएगा, वन IGST लगेगा। तो देखिए CGST तो नहीं आएगा, CGST तो नहीं आएगा, ये दो एलिमिनेट हुए। अब आपको इन दोनों में से ढूंढना है, आउटपुट IGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट। आप मुझे बोलें जब आप सेल करते हैं यहाँ इन होता है कि आउट होता है? यकीनन आउट होता है। तो क्या आएगा? IGST अकाउंट को आगे चिपकाना है आउटपुट, आउटपुट IGST अकाउंट इज द राइट आंसर। रखा आपने याद? हाउ मनी, क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मनी टाइप्स ऑफ GST इन इंडिया? क्या दो हैं, तीन है, चार, पाँच है, छः है? द राइट आंसर इज 4। यहाँ पे चार टाइप्स के GST हैं। एक तो है IGST, दूसरा है CGST, तीसरा है SGST, फोर्थ है UTGST। ये क्या हो गया? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका और इसका सेम इफेक्ट है। अगर आपको यूनियन टेरिटरी सेम है ना, विथिन जम्मू कश्मीर में ही हमने बनाया, जम्मू कश्मीर में ही हमने सेल की, तो सेम आई ना, तो क्या लगेगा टैक्स? जब सेम आया ना, नीचे क्या लगेगा? नीचे दो लगेगा, CGST, एक तो लगेगा UTGST लगेगा, और लगेगा UT, मतलब एक तो लगेगा देखो मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। अगर यूनियन टेरिटरी है तो सेम लगेगा, एक तो लगेगा अपनी हमारी यूनियन टेरिटरी का, और लगेगा सेंट्रल का। ऐसे आप याद रखेंगे, एक तो लगेगा अपनी यूनियन टेरिटरी का, जैसे स्टेट में होता है, स्टेट सेम है। एक तो लगेगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे लगेगा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। रखा याद? इफेक्ट सेम है, खाली यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है आगे, यहाँ पे
स्टेट है आगे, रखा याद? तो 4 टाइप के हैं, 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है इंडियन जीएसटी मॉडल हैज़ हाउ मनी बैंड्स ऑफ टैक्स रेट्स। यहाँ पे कितनी टैक्स रेट, कितने टाइप के टैक्स रेट्स हैं हमारे जीएसटी में? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर इज 5। हमारे जीएसटी में 5 तरह की रेट्स लगती हैं, वो आप याद रखेंगे। 0% लगता है, 0% लगता है, 5% लगता है, 12% लगता है, 18% लगता है, 28% लगता है। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। जीएसटी मॉडल में हमारी 5 तरह की रेट्स लगती हैं, 0, 5, 12, 18, 28। 5 इज़ द राइट आंसर। अगर आपको बोलेंगे हमारे जीएसटी मॉडल में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स रेट क्या है, वो 28% है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। रखा आपने याद? ये वाला क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन बेस्ड ऑन आर्टिकल नंबर। वो किस आर्टिकल नंबर पे बेस है जो हमारा जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन हुआ? 289A, 279A, 266A, 255A। राइट आंसर इज 279A। इसको रट्टा मार के याद करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 279A। डेट्स को तो रट्टा ही मतलब करना होता है, क्योंकि डेट्स को क्या करेगा, इसको लॉजिक नहीं होता, इसको डे होता है। जिस पे बना तो उस पे बना, जिस आर्टिकल पे बना तो उस पे बना। 279 इज द राइट आंसर। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। और आपसे हमें ये बात कहनी है कि हमने आपको बोला था हम सिलेबस करेंगे आपका कंप्लीट, ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट ही हुआ है। तो आपके साथ जो मैंने आपको एमसीक्यू सेशन लगाए, आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अल्लाह आप सबको खुश रखें, बहुत अच्छे से आप मेहनत करें। शायद आज ये लास्ट वाला वीडियो है कि इसके बाद आपको एक और आएगा, पूरा नहीं मुझे पता, ये लास्ट है कि इसके बाद और एक आएगा। बाकी आप हमेशा खुश रहें, आप अच्छे से मेहनत करें, पॉजिटिव माइंड रहें। और एक बात है, आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। दिस इज़ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडे। अल्लाह हाफिज़।